जय साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन सैम्पल पेपर BPSC TRE 4.0, जिसमें हम टॉप 50 MCQs को सॉल्व करेंगे, जो कि पूरी तरीके से BPSC TRE 4 के ऊपर बेस्ड ऑन होंगे। आज होगा हमारा डे 6 चैलेंज। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर बने रहें। साथ ही अपनी कीमती राय हमें कमेंट पे लिखकर ज़रूर करें। साथियों, आपकी क्लासेस अब से ज्वाइन बटन के अंदर ही चलेंगी, तो जो भी पर्सन केवल ज्वाइन होगा हमारे चैनल के अंदर, उसी को BPSC TRE 4 की ये जो सैम्पल पेपर्स की क्लास है या आने वाली इसकी मैराथन क्लासेस हैं, ये सारी अब मेंबरशिप के अंदर ही चलेंगी साथियों। यानी बहुत ही सिंपल से रिलायबल फीस है, 59 रुपीज़ के आसपास आई थिंक सो 1 मंथ के लिए होती है। इसमें 1 महीने में जितनी क्लासेस होंगी आप पूरी की पूरी आपको मिलेंगी। और इन क्लासेस का देखा जाए या बोलूँ तो इन क्लासेस को वही लोग देख पाएंगे जो हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में ज्वाइन बटन के अंदर होंगे। बाहर ये क्लासेस नहीं दिखेंगी भी तो जब तक वो ज्वाइन मेंबर नहीं हो पाएंगे तब तक उनको क्लासेस नहीं शो ऑफ होंगी। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, एक सेकेंड। मैच द फॉलोइंग की फिगर्स विद देयर कंट्रीब्यूशन टू द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। प्राचीन ओलंपिक खेलों में उनकी भूमिकाओं के साथ प्रमुख व्यक्तियों को मैच करना है साथियों, मिलाना है। ओके, तो आपके ऑप्शन है मैच ऑफ द फॉलोइंग में नंबर 1 पे दे रखा है कोरबस, नीरो और इफिटॉस। ठीक है, इनके सामने आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। फटाफट से मैच करेंगे। इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा सभी के कमेंट में आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब प्यारे साथियों? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे कोरबस की तो विक्टर फर्स्ट रिकॉर्डेड विक्टर था, पहला दर्ज जो विजेता था, दैट इज कोरबस। नीरो की बात करेंगे तो रोमन सम्राट जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में। इफिटोस की बात करेंगे तो लीजेंडरी फाउंडर ऑफ द गेम्स, खेलों के पौराणिक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? दूसरा सवाल, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एंशियंट ओलंपिक गेम्स व्हेन दे वर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। प्रारंभ में प्राचीन ओलंपिक खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? ओके, ग्रीक नगर राज्यों के बीच एकता बढ़ाने के लिए, टू फॉस्टर यूनिटी अमंग ग्रीक सिटी स्टेट्स, एथलेटिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ज्यूस का सम्मान करना, टू ऑनर ज्यूस थ्रू एथलेटिक कॉम्पिटिशंस, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग ग्रीक सिटी स्टेट्स, ग्रीक नज़र राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो प्रारंभ में प्राचीन ओलंपिक खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे, सभी के आंसर आने चाहिए साथियों। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। एथलेटिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ज्यूस का सम्मान करना ही प्रारंभ में प्राचीन ओलंपिक खेलों का मुख्य उद्देश्य था साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? हु वर द हेलेनोदोकोई एंड व्हाट वाज देयर रोल। हेलेनोदिकाई कौन थे और उनकी भूमिका क्या थी साथियों? जजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ऑफिशिएटिंग द गेम्स, खेलों के आयोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार न्यायाधीश। प्रीस्ट हु परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले पुजारी। एथलीट्स हु टुक ओथ्स बिफोर कंपीटिंग, प्रतिस्पर्धा से पहले शपथ लेने वाले एथलीट। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। सो हेलेनोदिकाई कौन थे और उनकी भूमिका क्या थी साथियों? ये क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है ऐसे सवालों की। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। खेलों के आयोजन और संचालन के लिए जिम्मेदार जो न्यायाधीश होते थे वो हेलेनोदिकोई थे। इनका मेन जो भूमिका थी खेलों का आयोजन और उसका संचालन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई वर द
एंशियंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड एवरी 4 ईयर। प्राचीन ओलंपिक खेल हर 4 साल में क्यों आयोजित किए जाते थे? ठीक है, टू अलाइन विद द ग्रीक कैलेंडर, ग्रीक कैलेंडर के अनुरूप था इसलिए। टू ऑनर द क्वाड्रेनियल फेस्टिवल ऑफ ज्यूस, ज्यूस के 4 वर्षीय उत्सव के सम्मान में। टू अलाउ टाइम फॉर सिटी स्टेट्स टू प्रिपेयर, नगर राज्यों को तैयारी का समय देने के लिए 4 साल में आयोजित होते थे। या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा इसका सही जवाब साथियों? जल्दी से आंसर देंगे इसका। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ज्यूस के 4 वर्षीय उत्सव के सम्मान को मनाने के लिए प्राचीन ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे साथियों। अगले सवाल की बात करेंगे तो अगला सवाल आपसे कह रहा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ सिंगल स्टेड, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रेसेस इन द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। प्राचीन ओलंपिक खेलों में दौड़ के लिए एकल स्टेड की मानक दूरी कितनी थी? अप्रोक्सीमेट 200 मीटर्स, लगभग 200 मीटर के आसपास। अप्रोक्सीमेटली 192 मीटर्स, लगभग 192 मीटर के आसपास। अप्रोक्सीमेटली 180 मीटर्स, लगभग 180 मीटर के आसपास। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जल्दी से बताएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में दौड़ के लिए जो एकल स्टेड दौड़ होती थी उसकी मानक दूरी कितनी थी साथियों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है, लगभग 192 मीटर के आसपास होती थी। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? इन विच ईयर वर द एंशियंट ओलंपिक गेम्स ऑफिशियली एबोलिश्ड बाय रोमन अथॉरिटीज। किस वर्ष प्राचीन ओलंपिक खेलों को आधिकारिक रूप से रोमन अधिकारियों द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, 339 ईस्वी में, 476 ईस्वी में, 312 ईस्वी में। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो किस वर्ष प्राचीन ओलंपिक खेलों को आधिकारिक रूप से रोमन अधिकारियों द्वारा समाप्त कर दिया गया था? बिल्कुल, सन 393 ईस्वी में। ठीक है, 393 ईस्वी में रोमन अधिकारियों द्वारा ओलंपिक खेलों को आधिकारिक रूप से क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 और 7वां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों आपसे, व्हाट सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ ओलंपिया हाउस्ड द स्टैचू ऑफ ज्यूस, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। ओलंपिया की कौन सी महत्वपूर्ण वास्तुकला विशेषता ज्यूस की मूर्ति को समेटे हुए थी, जो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था? ओके, टेम्पल ऑफ ज्यूस, ज्यूस का मंदिर। अल्तर ऑफ ज्यूस, ज्यूस की वेदी। स्टेडियम ऑफ ज्यूस, ओलंपिया का स्टेडियम। स्टेडियम ऑफ ओलंपिया, ओलंपिया के स्टेडियम। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है, ज्यूस का मंदिर। ओलंपिया की वो महत्वपूर्ण वास्तुकला विशेषता ज्यूस का मंदिर थी, जो ज्यूस की मूर्ति को समेटे हुए थी, जो कि प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था। ओके, अगला सवाल है, क्या कह रहा है, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द ओलंपिक ट्रूस इकेचेरिया। ओके, ओलंपिक युद्ध विराम एकेचेरिया के बारे में। एकेचेरिया क्या था? ओलंपिक युद्ध विराम। ये जो टर्मोलॉजी है एकेचेरिया भी आपसे पूछ सकता है, इसका मतलब क्या है? ओलंपिक युद्ध विराम के बारे में क्या अनोखा था? इट अलाउड सेफ ट्रैवल एंड फ्रॉम ओलंपिया, इट अलाउ सेफ ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ओलंपिया। यह ओलंपिया के लिए और वहाँ से सुरक्षित यात्रा की अनुमति देता था। इट वॉज एनफोर्स्ड अक्रॉस ऑल ग्रीक स्टेट्स, इसे सभी ग्रीक नगर राज्यों में लागू किया गया था। इट वॉज कंसिडर्ड अ स्केयर्ड लॉ ऑफ ज्यूस, इसे ज्यूस का पवित्र कानून माना जाता था। उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीस। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा सही जवाब साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा इसका सही जवाब साथियों। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, विच ईयर इज कंसिडर्ड द ऑफिशियल स्टार ऑफ द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। प्राचीन ओलंपिक खेलों की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है? ठीक है, 776 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 720 ईसा पूर्व, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में 100% आएगा साथियों। क्या होगा उसका सही जवाब? सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ 776 ईसा पूर्व, एंशिएंट ओलंपिक की बिगिनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे साथियों, क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड अलॉन्ग साइड द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। इनमें से कौन सा उत्सव प्राचीन ओलंपिक खेलों के साथ मनाया जाता था? ठीक है, जो प्राचीन ओलंपिक खेलों के साथ मनाए जाते थे। ईस्थमियन खेल, नीमियन खेल, पैनाथेनिक या पैनहेनेलिक हो सकता है, ये पैनाथेनिक उत्सव, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पैनाथेनिक ही है। सो इनमें से कौन से वे उत्सव है जो प्राचीन ओलंपिक खेलों के साथ में मनाए जाते थे साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, आप ऑप्शन ई के साथ जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, प्राचीन ओलंपिक खेलों के साथ कोई भी खेल नहीं मनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है भैया, विच टाइप ऑफ पनिशमेंट वॉज यूनिक टू एथलीट्स हु इंटेंशनली कॉज्ड इंजरी टू अदर ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। उन एथलीटों के लिए कौन सी सजा अनोखी थी जो प्रतियोगिता के दौरान जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाते थे? जो जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाते थे उनके लिए एक अनोखी सजा क्या थी साथियों? ठीक है, पब्लिक शेमिंग ड्यूरिंग द गेम्स, खेलों के दौरान सार्वजनिक अपमान, डिस्क्वालिफिकेशन एंड फाइन्स टू ज्यूस, अयोग्यता और ज्यूस को जुर्माना, परमानेंट बैन फ्रॉम ओलंपिया, ओलंपिया से स्थायी प्रतिबंध कर दिया जाता था, मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? फटाफट से बताएंगे क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिस्क्वालिफिकेशन एंड फाइन टू ज्यूस। अयोग्य घोषित कर दिया जाता था और ज्यूस को जुर्माना देना पड़ता था, जो भी जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाते थे प्रतियोगिता के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल है आपके सामने साथियों, क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस रिलेटेड टू एंशियंट ओलंपिक्स। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को उनके विवरणों से मिलाना है हमको। ठीक है, पहला शब्द है आपका डियालोस, पैलेस्ट्रा और एलिस। ठीक है, इनको मैच करना है हमको। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, दोहरी स्टेट रेस या दौड़, कुश्ती प्रशिक्षण स्थल, या एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार शहर। थोड़ा जुकाम हो गया है साथियों, इसलिए आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। इसी वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ पाई, जुकाम बहुत तगड़ा हो गया था, बट आज थोड़ा रिलीफ मिला तो मैंने सोचा ज़रूर आपकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? फटाफट से बताएंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, आप अगर बात करेंगे तो डियालोस की बात करेंगे तो ये एक पहली दोहरी स्टेट दौड़ थी, डबल स्टेट रेस थी। प्लेस्ट्रा क्या था? रेसलिंग ट्रेनिंग ग्राउंड था, कुश्ती प्रशिक्षण स्थल था। एलिस की बात करेंगे तो एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार एक शहर के रूप में था। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक भाई ने मेरे से सवाल पूछा था कि सर ये किस बुक का है, कहाँ से कंटेंट है? तो साथियों पहली चीज़ तो आपको बता दूं कि मार्केट के अंदर पूरी मार्केट आप छान मारोगे, फिजिकल एजुकेशन की बीपीएससी के पैटर्न से रिलेटेड कोई भी किताब नहीं है। इन क्वेश्चंस को मैं खुद ढूंढ ढांड के अपने से बनाने में बहुत टाइम लगता है साथियों। एक एक स्लाइड बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ पॉइंट्स हो सकता है इधर उधर हो जाए, तो वो आप इतने समझदार है कि उनको आप तुरंत खुद कमेंट में करके करेक्ट कर देते हो। ठीक है, सो बहुत ही रिसर्च के साथ क्वेश्चन निकाले गए हैं, बहुत ढूंढ ढांड के नेट से इधर उधर से। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया,
विच सिटी स्टेट हेल्ड अ मोनोपोली ऑन ऑर्गेनाइजिंग द एंशियंट ओलंपिक गेम्स? किस नगर राज्य का प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन पर एकाधिकार था? स्पार्टा, ओलंपिया, एथेंस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नगर राज्य का प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन पर एकाधिकार था? क्या होगा सही जवाब? सभी के जवाब आने चाहिए। किसका एकाधिकार था? बिल्कुल ऑप्शन बी की बात करेंगे, ओलंपिया। दैट इज ओलंपिया जो नगर राज्य था, प्राचीन ओलंपिक खेलों के आयोजन पर इसका पूरा एकाधिकार था, वहीं पर होते भी थे इसीलिए। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे तो क्या कह रहा है भैया? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस टू द ऑलिव रीथ कॉटिनोस गिवन टू विक्टर्स? विजेताओं के लिए दिए गए जैतून के पुष्पमाला जिसको हम कॉटिनोस बोलते हैं, ध्यान उसका महत्व क्या था? ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछ सकता है। कॉटिनोस टर्मिनोलॉजी का संबंध किससे था या किससे है? तो ध्यान रखिएगा, क्या थी? जो पुष्पमाला दी जाती थी विजेताओं को एंशिएंट ओलंपिक में, उसका महत्व क्या था पूछा है आपसे। सिंबल ऑफ पीस एंड ड्राइव अप्रूवल, शांति और दिव्य स्वीकृति का प्रतीक। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्यूस फेवर, ज्यूस की कृपा का प्रतिनिधित्व। मटेरियल रिवॉर्ड इक्विवेलेंट टू गोल्ड, सोने के बराबर भौतिक पुरस्कार। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? सभी के जवाब आने चाहिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14? तो 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। शांति और दिव्य स्वीकृति का प्रतीक माना जाता था, इसलिए जैतून की पुष्पमाला उनको भेंट की जाती थी। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following rules applied strictly to chariot racing in the ancient Olympic games? प्राचीन ओलंपिक खेलों में रथ दौड़ पर निम्नलिखित में कौन सा नियम सख्ती से लागू होता था? द ओनर ऑफ द चैरियट नॉट द ड्राइवर वॉज डिक्लेयर्ड द विनर। रथ का मालिक, चालक नहीं, चालक को विजेता नहीं, रथ के मालिक को विजेता घोषित किया जाता था। ओनली हॉर्सेस ऑफ प्योर ग्रीक ब्रीड्स वर अलाउड, केवल शुद्ध ग्रीक नस्ल के घोड़ों को अनुमति थी उस दौड़ में। वुमेन कुड पार्टिसिपेट एज चैरियट ओनर, महिलाएं रथ मालिक के रूप में भाग ले सकती थीं। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर फटाफट से बताएंगे क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और 16वां सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? हाउ वॉज द एंड ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ऑफिशियली डिक्लेयर्ड? प्राचीन ओलंपिक खेलों की समाप्ति को औपचारिक रूप से कैसे घोषित किया जाता था? बाई एक्सटिंग्विश द स्क्रेड फ्लेम, पवित्र अग्नि को बुझाकर। बाई सेक्रीफाइसिंग 100 ऑक्सेंस, 100 बैलों की बलि देकर। बाई अनाउंसिंग द नेक्स्ट गेम्स, अगले खेलों की घोषणा करके। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट से बताएंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। बाई सैक्रिफाइसिंग 100 ऑक्सेन, 100 बैलों की बलि देकर प्राचीन ओलंपिक खेलों की समाप्ति को औपचारिक रूप से घोषित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? विच ग्रुप ऑफ पीपल लिट द स्क्रेड फ्लेम एट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? प्राचीन ओलंपिक खेलों में पवित्र अग्नि कौन जलाता था साथियों? ज्यूस के पुजारी, हेल्लानोदिकाई, ओलंपिया की कुमारी महिलाएं, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? बताइए। द प्रीस्ट ऑफ ज्यूस, द हेल्लानोदिकाई, वर्जिन्स ऑफ ओलंपिया, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17? फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब?
बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ओलंपिया की कुंवारी या कुमारी महिलाएं जो होती थीं वो प्राचीन ओलंपिक खेलों में पवित्र अग्नि को जलाने का काम करती थी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे तो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों, वाई वॉज द हॉप्लीटोड्रोमोस कंसीडर्ड अ टेस्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ। हॉप्लीटोड्रोमोस का सैन्य शक्ति प्रशिक्षण क्यों माना जाता था? एथलीट्स रैन वाइल वियरिंग हैवी आर्मर, एथलीट भारी कवच पहनकर दौड़ते थे। इंक्लूड स्वॉर फाइटिंग ड्रिल्स, इसमें तलवारबाजी का अभ्यास भी शामिल था, इसलिए ओनली सोल्जर्स वर अलाउड टू compete, केवल सैनिकों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति थी। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18 का। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। एथलीट भारी कवच को पहन के दौड़ते थे, इसलिए हॉप्लीटोड्रोमोस को सैन्य शक्ति का प्रशिक्षण भी माना जाता था जो रेस होती थी। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है भैया, मैच द फॉलोइंग, सुमेलित करें। ठीक है, अल्तर ऑफ ज्यूस, ज्यूस की वेदी, टेम्पल ऑफ हेरा, हेरा का मंदिर, और जेन्स। ठीक है, मुख्य बलिदान स्थल, हेरियन खेल का स्थल, धोखेबाजों को शर्मिंदा करने की मूर्तियां। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, उसको मैं सही से मैच करना है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? सो ज्यूस की वेदी मुख्य बलिदान का स्थल होता था, कहलाता था। टेम्पल ऑफ हेरा की बात करें तो हेरियन खेलों का स्थल था वो। जेन्स की बात करें तो धोखेबाजों को शर्मिंदा करने की मूर्तियां बनी थी वहां पर। ठीक है, सो ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पेनक्रेशन इवेंट इन द एंशियंट ओलंपिक्स। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन ओलंपिक पेनक्रेशन आयोजन का वर्णन करता था साथियों? नो होल्ड्स बेयर्ड फाइटिंग, बिना नियमों वाली लड़ाई का आयोजन, अ टीम बेस्ड रेसलिंग इवेंट, टीम आधारित कुश्ती का आयोजन, स्विमिंग कंपटीशन, तैराकी प्रतियोगिता, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, फटाफट से बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ओलंपिक के पेनक्रेशन आयोजन का वर्णन करता है इन पांचों में से? क्या होगा सही जवाब 20वें क्वेश्चन का? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। बिना नियम वाली लड़ाई का आयोजन, यहाँ कोई नियम नहीं होता था। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से फाइट होती थी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करेंगे तो अगला 21वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों, हाउ वर द एंशियंट ओलंपिक गेम्स फाइनेंस्ड, प्राचीन ओलंपिक खेलों का वित्त पोषण कैसे किया जाता था? पैसा वैसा कहाँ से मिलता था, खर्चा वर्चा ओलंपिक आयोजन के लिए? बाय द ग्रीक गवर्नमेंट, ग्रीक सरकार के द्वारा, बाय सिटी स्टेट्स एंड वेल्दी पैट्रॉन्स, नगर राज्य और धनी संरक्षणकों के द्वारा, बाय द हेल्लानोदिकाई द्वारा। ठीक है, हेल्लानोदिकाई के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। बाई सिटी स्टेट्स एंड वेल्दी पैट्रॉन्स, नगर राज्य और धनी संरक्षकों के द्वारा ओलंपिक खेलों का वित्त पोषण किया जाता था। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा साथियों। असर्शन क्या कह रहा है, वोमेन हैड देयर ओन सेपरेट एथलेटिक इवेंट इन एंशियंट ओलंपिया कॉल्ड द हेरियन गेम्स। रीजन, दीज गेम्स वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस हेरा। ठीक है, कथन है महिलाओं के लिए प्राचीन ओलंपिया में हेरियन खेल नामक अलग एथलेटिक का आयोजन होता था क्योंकि ये खेल हेरा देवी के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं साथियों, यहाँ पर फटाफट से इसके हिसाब से आपको सही जवाब देना है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या, यानी कि महिलाओं के लिए प्राचीन ओलंपिक खेलों में हेरियन खेल नामक अलग से एक एथलेटिक इवेंट का आयोजन होता था
क्योंकि ये खेल हेरा देवी के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है भैया, विच फिलोसोफर इज बिलीव टू द अटेंडेड द एंशियंट ओलंपिक गेम्स एंड प्रेज्ड देयर यूनिफाइंग स्पिरिट। किस दार्शनिक ने प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया और उनकी एकजुटता की भावना की प्रशंसा की भैया। ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के आंसर आने चाहिए। वो कौन सा दार्शनिक है जिसने प्राचीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया और उसकी एकजुटता की भावना की प्रशंसा भी की साथियों? किसने की? बिल्कुल मिस्टर प्लेटो ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्लेटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। 24वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द एंशियंट ओलंपिक गेम्स इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की प्रारंभिक अवधि कितनी होती थी साथियों? एकदम शुरुआत में 1 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट है। 1 दिन की होती थी प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो प्रारंभिक अवधि थी, वो कितनी होती थी? 1 दिन की होती थी साथियों। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड ऑलिव ट्री, सॉरी sacred olive tree in the ancient Olympic games? What was the significance of the sacred olive tree in the ancient Olympic games? यानी प्राचीन ओलंपिक खेलों में पवित्र जैतून के पेड़ का क्या महत्व था? ठीक है, इट प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग स्टेडियम्स, यह स्टेडियम निर्माण के लिए लकड़ी प्रदान करता था। इट्स ब्रांचेस वर यूज टू क्राउन विक्टर्स, इसकी शाखाओं का उपयोग विजेताओं को ताज पहनाने के लिए किया जाता था। इट सिम्बोलाइज पीस एंड यूनिटी, यह शांति और एकता का प्रतीक था। मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, और नॉन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चले फटाफट से बताएंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। इसकी शाखाओं का उपयोग विजेताओं को ताज पहनाने के लिए किया जाता था। ओके, अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है भैया, विच एंशियंट ओलंपिक इवेंट कंबाइंड रनिंग, रेसलिंग एंड अदर एथलेटिक डिसिप्लिन्स? कौन सा प्राचीन ओलंपिक आयोजन दौड़, कुश्ती और अन्य एथलेटिक विधाओं को जोड़ता था? ठीक है, पेंटाथलॉन और होप्लीटोड्रोमास, पेनक्रेशन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट से बताएंगे वह कौन सा प्राचीन ओलंपिक आयोजन दौड़ थी, दौड़, कुश्ती और अन्य एथलेटिक जो विधाओं को जोड़ता था? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पेंटाथलॉन। ठीक है, पेंटाथलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करेंगे तो 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, व्हाट वाज द रोल ऑफ द हेल्लानोदिकाई इन द एंशियंट ओलंपिक गेम्स? प्राचीन ओलंपिक खेलों में हेल्लानोदिकाई की भूमिका क्या थी? एक एथलीट के रूप में, एक पुजारी के रूप में, एक न्यायाधीश और आयोजक के रूप में, उपरोक्त में से कोई भी नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट है। न्यायाधीश और आयोजक के रूप में इनकी भूमिका थी हेल्लानोदिकाई की। ठीक है, अगले सवाल की बात करेंगे। अगले सवाल क्या कह रहा है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने साथियों, वाई वर द एंशियंट ओलंपिक गेम्स इवेंचुअली बैंड? प्राचीन ओलंपिक खेलों को आखिरकार क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया? दे बिकेम टू वायलेंट, ये वे बहुत हिंसक हो गए थे। दे वर कंसीडर्ड पैगन बाय द रोमन्स, रोमन द्वारा उन्हें गैर धार्मिक माना गया। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, भागीदारी की कमी। मोर देन वन ऑफ दी अबव, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों को आखिरकार क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया? तो क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रोमन द्वारा उन्हें गैर धार्मिक मान लिया गया था, इस वजह से प्राचीन ओलंपिक खेलों को प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, हु डिक्लेयर्ड द ट्रूस इकेचेरिया ड्यूरिंग द एंशियंट ओलंपिक गेम्स? प्राचीन ओलंपिक खेलों के दौरान जो युद्ध विराम इकेचेरिया की घोषणा कौन करता था भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्पार्टन करते थे, ओलंपिक परिषद द काउंसिल ऑफ द ओलंपिक काउंसिल करती थी, एलिस के राजा करते थे, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है। एलिस के राजा के द्वारा जो युद्ध विराम खेलों ओलंपिक खेलों के दौरान जो युद्ध विराम की घोषणा होती थी वो एलिस के राजा द्वारा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है भैया, हाउ ऑफन वर द एंशियंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? प्राचीन ओलंपिक खेलों को कितनी बार आयोजित किए जाते थे? तो कितनी बार आयोजित होते थे? हर साल, हर 2 साल में एक बार, हर 4 साल में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक आसान सा सवाल है साथियों, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, आप जाते हो ऑप्शन सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो। हर प्रत्येक 4 साल में प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों, व्हाट वाज द ओनली इवेंट इन द फर्स्ट रिकॉर्डेड एंशियंट ओलंपिक गेम्स? पहले प्राचीन ओलंपिक खेलों में केवल कौन सी स्पर्धा या इवेंट आयोजित की गई थी? डिस्कस थ्रो, स्टेड रेस या जिसको दौड़ बोलते हैं, कुश्ती, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं साथियों। फटाफट से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। पहले जो प्राचीन ओलंपिक खेल हुए थे उसमें, बिल्कुल आपका ऑप्शन अगर बी है तो आप बिल्कुल करेक्ट है, स्टेड रेस या दौड़ का आयोजन होता था। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों, विच डाइटी वॉज द एंशियंट ओलंपिक गेम्स डिसाइडेड? प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता को समर्पित थे? ज्यूस को, अपोलो को, पोसेडियन को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट से बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ज्यूस देवता को सम्मानित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग टर्म्स विद देयर मीनिंग्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंशियंट ओलंपिक गेम्स? प्राचीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों को उनके साथ मिलाना है साथियों। एलिस, हेल्लानोदिकाई और प्लेस्ट्रा। ठीक है, एलिस क्या था? मेज़बान शहर, न्यायाधीश और प्रशिक्षण। तो हेल्लानोदिकोई क्या थे? एक न्यायाधीश थे। ठीक है, पैलेस्ट्रा की बात करें तो ये एक प्रशिक्षण स्थल था, और एलिस क्या था? एक मेज़बान शहर था प्राचीन ओलंपिक खेलों के लिए। तो सबके सामने ही मैच हो जाएंगे, तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों, मैच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विद देयर एसोसिएटेड प्राइजेस इन द एंशियंट ओलंपिक्स? प्राचीन ओलंपिक में उनसे संबंधित पुरस्कारों के साथ निम्नलिखित घटनाओं का मिलान करना है हमको। स्टेडियम दौड़, पंच क्रीड़ा या पेंटाथलॉन जिसको बोलते हैं, फिर चैरिट रेस या रथ दौड़। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, जैतून की माला, सम्मान का ताज और महिमा और पहचान। चलिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? तो क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, स्टेडियम दौड़ में जैतून की माला दी जाती थी प्राइस में, पेंटाथलॉन में सम्मान का ताज पहनाया जाता था, और चैरियट रेस में महिमा और पहचान मिलती थी लोगों को। ठीक है, उनका गुणगान किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 और 35th क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, मैच द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट ईयर ऑफ देयर इंट्रोडक्शन इन द एंशियंट ओलंपिक? प्राचीन ओलंपिक में उनकी शुरुआत के उचित वर्ष से निम्नलिखित मिलान करना है। स्टेडियम दौड़ कब शुरू हुई, मुक्केबाज बॉक्सिंग मुक्केबाजी कब हुई, चैरिट रेस और रथ दौड़ कब स्टार्ट हुई? इधर ईयर दे रखे हैं, आपको फटाफट से बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ठीक है, सो स्टेडियम दौड़ की बात करें तो 776 ईसा पूर्व में हुई, जब आपके एंशियंट ओलंपिक स्टार्ट हुए। बॉक्सिंग की बात करें तो 688 ईसा पूर्व में। चैरियट रेस की बात करें तो 680 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए के साथ आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है भैया, मैच ऑफ द फॉलोइंग डिटीज विद द एस्पेक्ट्स दे वर ऑनर्ड इन द एंशियंट ओलंपिक्स? प्राचीन ओलंपिक में जिन पहलुओं के लिए देवताओं को सम्मान किया गया उसके साथ हमें मिलाना है। ज्यूस, नाइकी और हेरा, सुप्रीम गॉड, विक्ट्री, मैरिज एंड फैमिली। चलिए फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? ज्यूस की बात करें
तो अगर आप इसमें ऑप्शन बी के साथ जाते हो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ज्यूस सर्वोच्च देवता थे। नाइकी की बात करें विजय का सिंबल था। विवाह और परिवार की बात करें तो हेरा का इनसे संबंध हो जाएगा। ठीक है भाई, ज्यूस के परिवार की थी, उनकी सिस्टर भी थी, बाद में शादी भी कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एथलीट्स विद देयर कंट्रीब्यूशंस टू द एंशंट ओलंपिक्स। प्राचीन ओलंपिक में उनके योगदान के साथ एथलीटों का मिलान करना है। जैसे माइलो ऑफ क्रोटॉन की बात करें, मिलो ऑफ क्रोटॉन, फिर लियोडिनोस ऑफ रोड्स और डाइगोरस ऑफ रोड्स। इनके मैच करने हमें, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 37 का साथियों। 37 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। तो माइलो ऑफ क्रोटॉन की अगर हम बात करें तो मिलो ऑफ क्रोटॉन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फेमस फॉर पेनक्रेशन। ठीक है, पेनक्रेशन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, जो पेनक्रेशन इवेंट होते थे। लियोडिनोस ऑफ रोड्स की हम बात करें तो कर्ज दौड़ प्रतियोगिताएं, कई दौड़ की प्रतियोगिताएं जीती इन्होंने। और टाइगोरस ऑफ रोड्स की बात करें तो एक प्रसिद्ध पहलवान थे साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगले सवाल की बात करेंगे हम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है भैया? 38 क्वेश्चन आपसे, मैच द फॉलोइंग पीरियड्स विद द की डेवलपमेंट्स इन द एंशंट ओलंपिक्स। प्राचीन ओलंपिक में प्रमुख विकास के साथ निम्नलिखित अवधियों का मिलान करना है हमें साथियों। ठीक है, पुरातन काल, ठीक है, आर्चेक पीरियड, क्लासिकल पीरियड शास्त्रीय काल, रोमन काल। ठीक है, इनकी मिलान करना है आपका। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेंटाथलॉन, इंट्रोडक्शन ऑफ चैरिट रेसिंग, डिक्लाइन ऑफ ग्रीक डोमिनेंस, यूनानी प्रभुत्व का पतन। फटाफट से बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? क्या होगा सही जवाब 38 क्वेश्चन का? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा, अगर हम पुरातन काल की बात करें तो इसका जो सही मैच हो जाएगा दैट इज डिक्लाइन ऑफ ग्रीक डोमिनेंस, ऑप्शन सी, यूनानी प्रभुत्व का पतन। क्लासिकल पीरियड की अगर हम बात करें तो रथ दौड़ की शुरुआत हुई थी यहाँ पर। ठीक है, रोमन काल की बात करें तो पेंटाथलॉन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ऑप्शन सी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करेंगे। 39वां सवाल एक महत्वपूर्ण प्रश्न भाइयों। क्या कह रहा है? फ्लेक्सर मसल्स, एक फ्लेक्सर मांसपेशी के बारे में। फ्लेक्सर मांसपेशी इनमें से क्या करती है? एक्सटेंड अ लिम्ब, एक अंग को फैलाती है। मूव्स अ लिम्ब टुवर्ड्स द मिड लाइन, एक अंग को मध्य रेखा की ओर ले जाती है। डिक्रीजेज द एंगल एट अ जॉइंट, जोड़ पर कोण को कम करती है। या फिर मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, फ्लेक्सर मसल्स का क्या काम होता है? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। जोड़ पर कोण को कम करती है। डिक्रीज द एंगल एट अ जॉइंट, जॉइंट पर जो एंगल होता है उसको डिक्रीज करने का काम करती है फ्लेक्सर मसल्स। फ्लेक्सर मसल्स रिड्यूस द एंगल ऑफ जॉइंट, सच एज, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी एल्बो को और अपने घुटने को हम बेंड करते हैं, मोड़ते हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या करती है? एंगल को डिक्रीज करने का काम फ्लेक्सर मांसपेशी हमारी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? द ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ट्राइसेप्स ब्रैकी मांसपेशियां जिम्मेदार होती हैं किसके लिए? फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, कोहनी को मोड़ने के लिए। एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, कोहनी को सीधा करने के लिए। स्टेबलाइजेशन ऑफ द शोल्डर, कंधे को स्थिर करने के लिए। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, ऑप्शन डी के साथ अगर आप जाते हैं मोर देन वन ऑफ दी अबव के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों। ठीक है, इसमें बी और सी। ठीक है, ट्राइसेप्स मांसपेशियां जो जिम्मेदार होती हैं वो आपके एल्बो के एक्सटेंशन के लिए, कोहनी को सीधा करने के लिए। ठीक है, और शोल्डर के स्टेबलाइजेशन के लिए, कंधे को स्थिर रखने के लिए। ऑप्शन बी और सी यहाँ पर सही होगा, इसलिए मोर देन वन ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसको मैंने ज्वाइन क्लास में इसलिए डाला साथियों क्योंकि अब आपकी जो बीपीएससी की जो क्लासेस चलेंगी बहुत ही और बेहतरीन क्लासेस आपकी आने वाली हैं साथियों, जिसमें
80 के 80 पूरे क्वेश्चंस में रखने की कोशिश करूंगा, साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ। इसलिए ये क्लासेस आपकी ज्वाइन बटन पे ही चलने वाली, तो जो भी ज्वाइन करेंगे, जिन भी मेंबर्स ने मेरे को ज्वाइन कर रखा है उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और टीजीटी के साथ ही भी कुछ ज्वाइन करके रखे तो उनके लिए भी क्लासेस बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ये। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट 5 ऑप्शन वाले नहीं मिलेंगे तो 4 ऑप्शन वाले मिलेंगे ना, मल्टीपल ऑप्शन वाले, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 40 के बाद हम चलते हैं 41 की तरफ। 43वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, द डायफ्राम इज अ मसल इन्वॉल्व इन। डायफ्राम एक मांसपेशी है जो कि शामिल होती है किसके लिए, रेस्पिरेशन में, सांस लेने में, डाइजेशन में, पाचन में, रीढ़ को स्थिर करने में, स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्पाइन, मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। 41वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सांस लेने के लिए जो हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें डायफ्राम की मांसपेशियां हमारी शामिल होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है द बाइसेप्स ब्रैकी मसल्स असिस्ट्स इन। बाइसेप्स ब्रैकी मांसपेशियां सहायता करती हैं किस चीज़ में, फ्लेक्शन ऑफ द फोर आर्म, भुजा को मोड़ने में, सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म, भुजा के बाहरी घुमाव में, एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, भुजा को सीधा करने में, मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अगर आप जाते हो ऑप्शन डी के साथ, मोर देन वन ऑफ दी अबव, तो आप बिल्कुल सही हैं साथियों। जो बाइसेप्स ब्राकी मांसपेशी होती है वो फ्लेक्शन ऑफ द फोर आर्म, भुजा को मोड़ने में, ओके, और सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म, भुजा के बाहरी घुमाव में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, एक्सटेंशन, आर्म के एक्सटेंशन में इसका कोई रोल मॉडल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, 43वां क्वेश्चन भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसर मसल। निम्नलिखित में कौन सी एक एक्सटेंसर मांसपेशी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, हैमस्ट्रिंग, ग्लूटियस मैक्सिमस, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, मोर देन वन ऑफ दी अबव के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं साथियों। ओके, जो एक्सटेंसर मसल्स होती है वो हमारी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होती है, ठीक है, और साथ ही ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। ठीक है, ए और सी, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस और ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है वो आपकी एक्सटेंसर मसल्स कहलाती हैं साथियों। ठीक है, द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एक्सटेंस द नी, ये आपकी नी घुटने को एक्सटेंड करने में हेल्प करती है, एंड द ग्लूटियस मैक्सिमम एक्सटेंड हिप्स, आपकी हिप को, ग्लूटियस मैक्सिमम जो होती है वो आपकी हिप को एक्सटेंड करने में हेल्प करती है साथियों। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने 44, द डेल्टॉइड मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। डेल्टॉइड मांसपेशी जिम्मेदार होती भैया काहे लिए, एबडक्शन ऑफ द आर्म, भुजा को दूर ले जाने के लिए, फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर, कंधे को मोड़ने के लिए, एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर, कंधे को सीधा करने के लिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव, उनमें उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, 44 क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे साथियों। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। सो जो डेल्टॉइड मांसपेशियां होती हैं साथियों वो आपकी फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर, आपके कंधों को मोड़ने के लिए, और एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर, कंधे को सीधा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ऑप्शन बी और सी यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो डेल्टॉइड मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबडक्शन, देखो इसमें कौन कौन सी मूवमेंट के लिए, शोल्डर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, अबडक्शन के लिए, फ्लेक्शन के लिए और एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, अबडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन शोल्डर की, इन मूवमेंट्स के लिए आपकी डेल्टॉइड मसल्स क्या होती हैं, जिम्मेदार होती है। ठीक है, आपकी भुजा के अबडक्शन के लिए नहीं होती, शोल्डर दिया होता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 और 45वां सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल भैया, द हैमस्ट्रिंग मसल परफॉर्म्स। हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां करती हैं, परफॉर्म करती हैं, कैसा क्या परफॉर्म करती हैं, किस तरीके से, फ्लेक्शन ऑफ द नी, घुटने को मोड़ने के लिए, एक्सटेंशन ऑफ द हिप, कुल्हे को सीधा करने के लिए, अबडक्शन
ऑफ द थाई, जांघ को दूर ले जाने के लिए, मोर देन वन ऑफ द अबव उपरोक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 45वां क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां जो होती हैं साथियों, वो आपकी घुटने को मोड़ने के लिए, फ्लेक्शन ऑफ द नी, फिर एक्सटेंशन ऑफ द हिप, कूल्हे को सीधा करने के लिए, ठीक है, क्या होती हैं, परफॉर्म करती हैं। अगले सवाल पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 46, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है भैया? द रेक्टस एब्डोमिनस मसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी जिम्मेदार होती है, काहे लिए जिम्मेदार होती है भैया? फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, रीढ़ को मोड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। कंप्रेशन ऑफ द एब्डोमेन, पेट को दबाने के लिए जिम्मेदार होती है। एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन, रीढ़ को सीधा करने के लिए जिम्मेदार होती है। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सभी के जवाब आने चाहिए, बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। जो एट्रैक्टस एब्डोमिनस मसल्स होती हैं वो आपकी फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, आपकी रीढ़ को मोड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं साथियों, और साथ ही कंप्रेशन ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, पेट को दबाव डालने के लिए भी क्या होती हैं, आपकी जिम्मेदार होती है, ठीक है। ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। यस, द गैस्ट्रोनीमियस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी जिम्मेदार होती है किस लिए? प्लैंटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, पैर के तल को नीचे दबाने के लिए। फ्लेक्शन ऑफ द नी, घुटने को मोड़ने के लिए। डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट, पैर के तल को ऊपर उठाने के लिए। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है। गैस्ट्रोनीमियस मसल्स जो होती हैं वो आपके पैर के तलवे को नीचे दबाने के लिए, प्लैंटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट एंड फ्लेक्शन ऑफ द नी, घुटने को मोड़ने के लिए आपकी गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशियां क्या होती हैं साथियों? जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए और बी यहाँ पर आपका इसका करेक्ट है, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल ग्रुप इंक्लूड्स, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मांसपेशी समूह में शामिल होते हैं कौन कौन सी? रेक्टस फेमोरिस, फिर वास्टस लैटरलिस, फिर वास्टस मीडियलिस, मोर देन वन ऑफ द अबव, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ इनमें से कौन सा वो मांसपेशियां हैं जो आपकी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स में शामिल होती हैं? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ आप जाते हैं, आप बिल्कुल सही है, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, सो इसमें शामिल होंगी आपकी रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियलिस, और साथ में आपकी एक और होती है वास्टस इंटरमीडियस, ठीक है, इंटरमीडियस भी होती है एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करेंगे। 49th क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल्स फंक्शंस इन, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मांसपेशियां कार्य करती हैं, कैसा कार्य करती हैं भैया? फ्लेक्शन ऑफ द नेक, गर्दन को मोड़ने में। रोटेशन ऑफ द हेड, सिर के घूर्णन में। एक्सटेंशन ऑफ द नेक, गर्दन को सीधा करने में। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मांसपेशियां क्या कार्य करती हैं? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, आप बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए एंड बी, फ्लेक्शन ऑफ द नेक एंड रोटेशन ऑफ द हेड। ओके, गर्दन को मोड़ने में और सिर को सीधा गर्दन, सिर को घुमाने में या घूर्णन में करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल साथियों क्या कह रहा है भैया? ट्रेपीजियस मसल्स इज इन्वॉल्व इन, ट्रेपीजियस मांसपेशी शामिल है एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला को ऊपर उठाने में। डिप्रेशन ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला को नीचे दबाने में। रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला को पीछे खींचने में। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
ठीक है। ट्रेपीजियस मसल्स आपके बेसिकली स्कैपुला पे काम करती हैं। स्कैपुला आपके शोल्डर के पीछे दो ब्लेड्स की तरह जो होते हैं वो होते हैं कुछ इस टाइप के बने होते हैं, देखा होगा आपने है ना। सो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर, सभी के जवाब आने चाहिए, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ आप जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रेपीजियस मोर देन वन ऑफ द अबव, ट्रेपीजियस मांसपेशियां जो होती हैं वो आपकी स्कैपुला को ऊपर उठाने में, स्कैपुला को नीचे दबाने में और स्कैपुला को पीछे खींचने में, इन तीनों के लिए ही जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, इन्वॉल्व होती हैं इनकी इस मूवमेंट में। सो ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप साथियों आज की ये क्वेश्चन सीरीज़ आपको बेस्ट लगी होगी और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन साथियों, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन कराएं, क्योंकि आपकी बीपीएससी की क्लासेस अब और भी बेहतरीन और सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही दिखेंगी, क्योंकि ऐसी तैयारी वही कर पाएगा इन क्वेश्चंस के साथ जो हमारे चैनल को ज्वाइन करके रखेगा साथियों। ठीक है, सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो अपने साथियों तक इस क्लास को ज़रूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।